हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज जुमे का दिन है। हम आमतौर पे तज्जियाकारों के साथ हफ्ता भर होने वाली जो सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये बड़ी अहम खबर आज सामने आ गई जो कि यकीनन क्रिकेट फैंस के लिए पाकिस्तान में और तमाम लोगों के लिए बड़ी अफसोस की है खबर है। और यह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो दौरा है पाकिस्तान का अचानक खात्मा कर लिया उन्होंने, और ये उसकी वजूहात बताई, सिक्योरिटी वजूहात। 2:30 बजे दोनों टीमों का आज पहला वनडे मैच होना था। पाकिस्तान में बड़े खुश थे क्रिकेट शायकीन और तैयारियां सारी मुकम्मल थी, लेकिन मैच में ताखीर की इत्तलात पहले आई और फिर पता चला कि जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर अपनी टीम का दौरा पाकिस्तान ही ख़त्म कर दिया है। इस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बात की। उन्होंने कहा कि ये दौरा एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया, न्यूजीलैंड की टीम को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था। और फिर अब जो चेयरमैन PCB रमीज़ राजा, उन्होंने भी एक बड़ा ट्विटर पर एक बड़ा सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम की वापसी का ये यकतरफा फैसला किया है और इस मामले में कुछ शेयर न करना भी मायूस कुन है। और न्यूजीलैंड के इस इकदाम के मुहर्रिकात, सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से जो मुस्तकबिल है उस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या वजह है कि आज जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि मैच होना हो और उसी दिन टीम को वापस बुला लिया जाए। और दीगर जो मामलात हैं उनका भी जिक्र करेंगे। एक तो सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से TTP को आम माफ़ी का जो बात की गई उस हवाले से जिक्र होगा। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जो महाज़ाराई चल रही है उसकी भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं मुल्क के मायानाज सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब और उवैस तौहीद साहब, और कुछ ही देर में हमें नज़ीर लगारी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ में आप दोनों को वेलकम कहूँगी और साफ़ी साहब आपसे आगाज़ ये खबर जो कि यकीनन हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए बड़ी अफसोस की खबर है कि आज न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम वापस चलेगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम तो थे, क्या वजह है आपके ख्याल में कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती तौर पे भी रिक्वेस्ट किया लेकिन फिर भी जो है वो टीम को वापस बुला लिया न्यूजीलैंड ने? देखिए, ये तो ख़ुद न्यूजीलैंड वाले बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने सियासी मुहर्रिकात की वजह से ऐसा किया है या कि वाकई कोई थ्रेट वो महसूस कर रहे थे। लेकिन थ्रेट्स इस वक्त दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे होंगे कि जहाँ पे थ्रेट्स नहीं होंगे। ख़ुद न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में हमने देखा कि कुछ अरसा कबल वहाँ पे एक मस्जिद में क्या हुआ था, और वो किसी मुसलमान ने नहीं किया था बल्कि ख़ुद न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है वो उनको नाम भी नहीं लेती थी और उनको टेररिस्ट वो कहती थी। तो उस लिहाज से तो आप अगर देखें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में और इस रीजन में, वो इंडिया हो वो कोई और मुल्क हो, तो वहाँ पे आप 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ज़ाहिर है कि उसकी ज़िम्मेदार थी, और जहाँ पे भी क्रिकेट टीमें या कोई दूसरे प्लेयर्स जाते हैं तो मुताल्लिक़ा मुल्क अपने हालात को देखकर उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। मसलन जब हमारे यहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो ख़ुद उस दौरान हमारी हुकूमत ने भी ये कोशिश नहीं की थी कि वो गैर मुल्की टीमों को इनवाइट करें। लेकिन जब हमारी एजेंसियों को और हमारी हुकूमत को एतमाद हो गया तो उसके बाद ही उन्होंने उनको इनवाइट करना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक तो TTP की जो रीग्रुपिंग हुई है और दूसरा तो उसके बाद उनकी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो गई हैं। परसों जनूबी वज़ीरिस्तान में TTP ने एक कार्रवाई की थी। आज दीर में कार्रवाई की है उन्होंने, और इस तरह के और भी वाक़यात हो सकते हैं। लेकिन वो वाली हालत कि जब पाकिस्तान में मेरियट अटैक हो रहा था, श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे लाहौर में हमला हुआ था, तो अभी पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में वो हालात नहीं बने हैं जी। तो मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट की हैसियत से भी ये कहूँगा कि फ़ैसला उनका इसलिए नामुनासिब है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को वाकई कोई इतने बड़े पैमाने का ख़तरा होता तो फिर
यकीनन कि वो उनको दावत ही ना देते, और खुदा न खास्ता अगर कुछ होता तो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस होता और पाकिस्तान ही ज़िम्मेदार होता। जी वैसा अब ये बात कि अजीब बात लगती है कि जब सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर इस तरह के थे, अफगानिस्तान से हाल का तनाजुर भी है, तो ऐसे वक्तों में फिर टीम को भेजा ही क्यों गया? ये बड़ी अजीब बात लगती है कि 6 दिन से टीम यहाँ पर थी सेफ एंड सिक्योर, आज मैच से फौरी पहले उनको वापस बुला लिया गया। आपने कैसे देखा इस मामले को? Absolutely, it's a sad day, not for me, not for only for millions of Pakistani fans, but cricketing fans all over the world. It's a shocking decision, irresponsible decision, गैर जिम्मेदाराना ये फैसला है, नामुनासिब फैसला है, जिस तरह अभी साहब कह रहे थे। देखिए, सुबह को आप एक अपना स्टेटमेंट भेजते हैं पीसीबी कि जी हमें सिक्योरिटी अलर्ट हुआ है। भाई कहाँ से हुआ है, किस तरह से आपको पता चला है? फुल स्टॉप, टाइट लेट, कोई जुमला नहीं, कुछ नहीं। हमें पता है कि 4-5 ममालिक हैं जिनका एक पूल बना हुआ है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है। यहीं से किसी सिफारत खाने से गई होगी ना अलर्ट। 50 अलर्ट जाती है, 50 एडवाइजरीज होती हैं। भाई आप जिसके मेहमान आए हुए हैं, हमने आपका फैसला लिया हुआ ना, हम तो नंगी तलवार पे चले हैं। हम 10 साल हमारे सरजमीन पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई है 2009 से 2019 तक। तो आप इतना बड़ा हमने गैप देखा है, इतना बड़ा हमने बैरन वक्त देखा है। उसके दौरान हम एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, हम टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 आते हैं। उसके बावजूद इंडिया जो है वो सियासत खेलती है, हमसे बायलैटरल टाइज नहीं करती। देखें, फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो सियासत नहीं कर रहा है इसमें। न्यूजीलैंड का भी जिस तरह जिक्र कर रहे थे साहब, आप मुझे बताइए, काउंटर आर्गुमेंट अगर मेरा और आपका ये हो, क्या ये मुनासिब रहेगा कि हम प्राइम मिनिस्टर जो न्यूजीलैंड की है उनकी जो हम पजीराई करते रहे हैं कि क्राइस्ट चर्च में टेरर अटैक हुआ, बांग्लादेश के मुसलमान खिलाड़ी वहां पे नहीं थे, वो तो खुद नमाज पढ़ रहे थे। शाकिब अल हसन था, अपना इकबाल तमीम था, फिर हमारी टीम वहां पे गई। हमने तो नहीं कहा कि मुसलमान टारगेट हो रहे हैं और अब आप यहाँ से भाग रहे। कहने का मकसद ये है कि आपने हमारी क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हमें आपने हमारे क्रिकेट को एक तरह से कत्ल करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी आगे इंग्लैंड की सीनियर टीम आनी थी, इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम आनी थी, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो आप हमें इतना बैरन वक्त दे रहे हैं और इतना मुश्किल वक्त दे रहे हैं कि 6 हमने PSL सजाए हैं, उसके बाद हम क्रिकेट को लेकर आए हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बेहतर किया है। आप देखिए ना कि रमीज राजा ने फिर ढूंढा फॉरेन कंट्री के अंदर जो ट्रिप कर रहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद क्रिकेटर रहे, खुद कप्तान रहे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फोन किया न्यूजीलैंड की कि उनको भाई कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, हॉक्स है, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, हमारी स्टेट दे रही है। उसके बावजूद आप रीजनिंग नहीं बता रहे हो अपनी टीम को। अब ये कल वापस जा रही है। भाई कल क्या, पैसेंजर ट्रेन से भेज दे, जहाज से भेज दे, जेट से भेज दे, आपने जो नुकसान करना था। मैं एज अ क्रिकेटिंग फैन नहीं बात कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इंडिया में बात की है, वैसे बात की है, मेरे फेसबुक पे लोगों के मैसेजेस आए हैं पूरी दुनिया के अंदर। यह है कि यार आप कोरोना में इंग्लैंड जा रहे हैं खेलने, आप कहीं और जा रहे हैं, इस वजह से कि क्रिकेटिंग टाइज रिस्टोर होनी है। हमसे ज्यादा बेहतर अब कोई जानता है कि जहां पे दहशतगर्दी की कार्रवाई हो वहां पे रिवाइव करना, किसी भी रौनकों को रिस्टोर करना वो कितना मुश्किल है। आप हमें इस तरह का पैगाम दे रहे हैं कि हमें आप बताएंगे नहीं और आप अपनी टीम को वापस बुला लेंगे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत शर्मनाक वाक़या है, एंड वी शुड टेक इट टू द हाईएस्ट लेवल। यानी कि आईसीसी के में आप खामोश नहीं बैठेंगे, आपको ये टेकअप करना पड़ेगा। ये फर्स्ट रिएक्शन रमीज राजा साहब का भी वैसा ही आया है। उन्होंने कहा हम इसको लेकर चलेंगे, आईसीसी के पास लेके जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस बात को। साफी साहब, ये जो सब बातें हमारे कलेक्टिव सेंटिमेंट्स भी हैं, आपने भी बात की, वैसा आपने भी की, सभी पाकिस्तानी कह रहे हैं इसके ऊपर, हम खुद भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगी आप, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल सी बात भी करते हैं, क्या ऐसी वजह है कि हमने, अगर टीम पाकिस्तान आए भी, हमने उससे पहले जिक्र किया, उन्होंने श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, PSL के सारे सीजन्स पाकिस्तान में कराए बड़े सेफ एंड सिक्योर तरीके से। लेकिन इतना आसान क्यों है कि एक साजिश हो जाती है मुख्तलिफ मौक़ों पे? शायद ये सवाल मेरा पसंद ना किया जाए इस वक्त में, लेकिन क्यों इतना आसान है कि साजिश हो गई और टीम को भी वापस चली गई और हम उससे पहले पेशगी कुछ कर ना सके? नहीं, देखें, एक तो ये कि मैं, सच्ची बात यह है कि क्रिकेट को और क्रिकेट के मामलात को ज़्यादा नहीं समझता और उसको फॉलो भी नहीं करता, उस हवाले से मेरी मालूमात ज़्यादा नहीं है।
लेकिन एक तो जो मुझे बात नज़र आती है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये वो ममालिक हैं जो अमेरिका और उसके बहुत ज़ेर असर हैं। और अभी अमेरिका के हमें जो उनकी जो मोहताजी थी एक अफ़गानिस्तान के हवाले से वो ख़त्म हो गई। और ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो तालिबान की कामयाबी पे पाकिस्तान में हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, NSA वग़ैरह जो जश्न मनाते हैं और ये जो अमेरिका वग़ैरह को ताने दे के उनके ज़ख्मों पे नमकपाशी भी करते हैं, तो ये मुस्तक़बल में नहीं बल्कि मुस्तक़बल करीब में पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि ये बात ऑब्वियस है कि ये वाहिद मोहताजी ख़त्म होने के बाद अमेरिका की अभी तक टूवर्ड्स पाकिस्तान जो स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी थी, उससे कैरेट मुकम्मल ख़त्म हो के इंडिया की तरफ चला गया और हमारे लिए सिर्फ स्टिक रह जाएगा। और उसमें अमेरिका सफारती और इकनॉमिक हवालों से अब इस हुकूमत ने एक तो ये ब्लंडर भी किया है कि जो चीन के एतमाद को ठेस पहुँचाया है और CPEC को मजाक बना दिया है, इकॉनमी को सारा दोबारा IMF के साथ लिंक कर दिया है। उधर हमारे ऊपर FATF की तलवार लटक रही है हमारे गर्दनों पे और उसको चलाने का इख्तियार भी अमेरिका के पास है। तो ये तो ऑब्वियस है कि अब जो उनकी वो एक वाहिद ज़रूरत ख़त्म हो गई, तो अपनी सुबकी के लिए, अपनी रसवाई के लिए वो सारा नज़ला गिराएंगे पाकिस्तान पे। तो एक मेरा जहन उस तरफ जाता है कि ये जो अब पाकिस्तान, क्योंकि 2-3 दिन से आगाज़ हो गया है, आप उस रोज़ अमेरिकी कांग्रेस में बहस को देखे, ब्लिंकन के बयान को देखे, या आज ब्लूमबर्ग का जो एडिटोरियल है उसका लब्बे-लुबाब भी यही है कि आपके साथ जो कुछ हुआ अमेरिकियों से वो कह रहे हैं उनका एडिटोरियल बोर्ड, तो वो पाकिस्तान की वजह से हुआ और आपको पाकिस्तान को सज़ा देनी चाहिए। तो मैं तो अगर उसको उस स्ट्रेटेजिक आईने में देखूँ तो मैं एक उससे मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि शायद ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी हो। क्योंकि जिस तरह अवैस साहब ने फरमाया कि देखिए इस वक्त तो सबसे बड़ा रिस्क जो है पूरी दुनिया में वो कोविड का है। फिर ये कि अगर कोई टीम अपने टीम को भेजती है तो सबसे पहले ये है कि हमारे मुल्क में हमारी बहुत सारी ठीक है नाअहलियाँ होंगी। इस्लामाबाद इस वक्त सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन वो क्रिकेटर्स के लिए ख़तरनाक नहीं है। इन्हीं ममालिक के सफ़ीर और सफारतकार किया इस पाकिस्तान में नहीं फिर रहे हैं, वो पेशावर भी जाते हैं, वो कोयटा भी जाते हैं। तो कम से कम थ्रेट्स परसेप्शन को हमारी एजेंसियों से ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं जानता, और अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो फिर टीम को इनवाइट ही ना करते। जी, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जो साफ़ी साहब आपने बड़ी अहम बात की, साथ उवैस साहब का इसी पे कमेंट लूंगी कि जो एक सीरीज़ ऑफ बयानात है अमेरिका की तरफ से हो, आलमी इदारियाँ हों, या अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद और अब क्या न्यूजीलैंड की टीम का वापस जाना हो, क्या ये कनेक्ट होते हैं उवैस साहब की नज़र में भी? ये उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होगी और अभी हम शुरू में प्रोग्राम के बात करें न्यूजीलैंड की टीम को जो वापस बुला लिया गया सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। इस दौरान हमें नज़ीर लगारी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपके वक्त का। आपका कमेंट भी हम चाहेंगे, जिस पे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान ने यकीन दहानी भी कराई थी कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद नहीं, आप कैसे देखते हैं इसको कि मैच से थोड़ी देर पहले ये ऐलान कर दिया गया कि टीम वापस आए न्यूजीलैंड की, यहाँ पे सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर? देखिए, हैरत अंगेज़ बात है, इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसको हम कहें कि ये सिक्योरिटी के एतबार से गैर तसल्ली बख्श हो। हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो सिक्योर हैं और कहीं कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है, कहीं दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं हुआ है, और हमारे सिक्योरिटी इदारे बहुत अलर्ट हैं और बहुत सेंसिटिव थे। ख़ास तौर पर हमारे तमाम सिक्योरिटी के इदारे न्यूजीलैंड की टीम के बारे में बहुत सेंसिटिव थे और उनकी हाई स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी उनको दी जा रही थी और उनके लिए कोई इशू नहीं था। ये बदकिस्मती की बात है और मैं इसको समझता हूँ कि एक तरह की ये एक सियासत है। अगर आप खेलों से आइसोलेट करेंगे पाकिस्तान को, और अगर आप एक्टिविटी से, इस तरह की एक्टिविटीज़ से, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से, कल्चरल एक्टिविटीज़ से, म्यूज़िक से, डांस से, इन चीज़ों से अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए और पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया जाए, तो फिर इसका मतलब यह है कि एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो पाकिस्तान में है और जो गलत तौर पर राइज है, जो हम एक्सट्रीमिज़म कहते हैं, फिर उसको हवा मिलेगी और उसको मौका मिलेगा
और वो दुनिया के लिए वैसे ही, हमारे लिए तो ख़तरा है ही है और दुनिया के लिए भी ख़तरा होगा। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में उस सेगमेंट को, जो सेगमेंट ये समझता है कि हमारा नैरेटिव ही पाकिस्तान के अंदर छा जाना चाहिए, उस नैरेटिव को वो कुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं, जो कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ कल्चरल और इस तरह की जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो ना हों, वो असल में उनको सर्व कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का रुख रखते हैं। जी उवैस साहब, जिस तरह बात हो रही थी साफ़ी साहब की तरफ से भी, मैं इसको कनेक्ट भी करना चाहूँगी अब अगला जो हमारा मौजू है प्रोग्राम का उससे। उन्होंने कहा कि एक सीरीज़ है ये, अमेरिका का जो रवैया बदलता हुआ नज़र आ रहा है और अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद आप समझते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान को निशाने पर रखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल डेवलपिंग अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर मौक़िफ़ और पॉलिसी सामने आ रही है, वो उसको सपोर्ट कर रही है या फिर उसको काउंटर कर रही है? देखिए, पाकिस्तान की माजी में गलतियां रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, और अमेरिका के साथ जो दहशतगर्दी की मुहिम में हिस्सा लिया उसमें भी कुछ ना कुछ रही होगी प्रॉब्लम्स। लेकिन बात ये कि ये मगरबी दुनिया है, ये अमेरिका जो है ख़ास तौर पे वो 2021 में रहना चाहता है। वो कहता है कि जी अब हम इस जंग को जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। क्या मैं अगली नस्ल भी इसमें झोंक दूँ? बाइडन साहब कह रहे हैं। इससे पहले बुश ने हुआ, 2 अदवार ओबामा के हुए, मैं खुद वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट था, मैं हूँ चौथा प्रेसिडेंट, अब क्या मैं 5वें प्रेसिडेंट को भी ऐसा करने दूँ? आप तो 2021 में मूव होना चाहते हैं। आप तालिबान को बिठा के दोहा के अंदर उनके साथ एक अमन मुआहदे के बजाय अपना एक ग्रेसफुल एग्जिट तय करते हैं और पाकिस्तान को 9/11 के लेंस से देखना चाह रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी अब विक्टिम के बजाय एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपने आप को पेश करना चाहिए और वैसे ही बात करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये स्केप बोटिंग का और बाहर के इल्जामात का बुखार अपने ऊपर चढ़ा लें और उसके बाद जो है उस लिबादे के अंदर आप अपना एक रूप सामने लेकर आए। नहीं जी, ना तालिबान 9/11 वाले हैं इस वक्त, ना अफगानिस्तान की जनरेशन जो नई है वो 9/11 वाले हैं, वो 2021 वाले हैं। और 20-21 साल का बहुत लंबा अरसा होता है। अगर मेरे आपकी जहनियत में या फिर बाइडन साहब की जहन के अंदर अगर हमारे लिए और हमारे खित्ते के लिए समझते हैं कि हम गारों में रहते हैं और हाथियों पर और घोड़ों पर हम स्कूल जाते हैं, तो ये उनकी बदकिस्मती है, उनकी नासमझी है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे थर के अंदर भी और यहाँ पे बदीन में भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, फेसबुक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम डेवलपिंग मुल्क हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी समझ की गलती है। दूसरी बात ये देखिए कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का जो बड़ा मसला रहा है अक्सर वो ये है कि इनके पास वो चैनल नहीं है, ना लॉबिस्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में, प्रोपेगेंडा करना जानते नहीं है कि सटल तरीके से होता है, एलिगेंस से होता है, उसकी एडिटोरियल एलिगेंस होती है। ये ना इनके पास कोई इंग्लिश चैनल है, ना इंटरनेशनल लेवल का कोई इंग्लिश चैनल बनाना चाहते, प्रोपेगेंडा चैनल बनाना चाहते। एक इंटरव्यू दे देते हैं बाहर, उसका प्रचार ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि हम 200 साल की गुलामी से भी निकले नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको इस साइबर स्पेस को कैद करने के बजाय या बाहर अपनी स्पेस क्रिएट करने के बजाय आप अंदर भी स्पेस क्रिएट करें और इस साइबर स्पेस में अपनी स्पेस क्रिएट करें। और ये लॉबिंग के हवाले से आपने पहले भी इसको पॉइंट आउट कर चुके हैं ओवैस, और आप भी, और बल्कि इनफैक्ट अहम नजर रखने वाले इन मामलात के ऊपर, इस बात के ऊपर कई दफा बात कर चुके। मैं साफ़ी साहब को भी शामिल कर लेती हूँ। साफ़ी साहब, पाकिस्तान को जिम्मेदार जो ठहराया तो काफ़ी अरसे से जाता है, लेकिन उसका नुकसान प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग्स, CNN पे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं तो उनसे क्या सवाल होते हैं, और अब न्यूजीलैंड की टीम की वापसी हो, अगर उसी का नतीजा है ये, तो हम दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पे? आम माफ़ी की बात भी हम कह देते हैं इतनी कैजुअली। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तालिबान को रिकग्नाइज भी कर ले पूरी दुनिया, दरख्वास्त करते हैं, जबकि मखलूत नहीं है अभी उनकी बनाया हुआ सेटअप। हमारा इसको काउंटर करने का तरीका ठीक है अब तक? देखिए, एक तो इस वक्त बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को जो क्राइसिस और जो मुश्किलात असल में और चैलेंजेस दरपेश हैं वो स्टेट से रिलेटेड हैं। वो अफ़गानिस्तान हो, वो कश्मीर हो, वो बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, वो कबायली अज़ला की सूरत हाल हो, वो गिलगित बल्तिस्तान हो। लेकिन ये जो हुकूमत इस वक्त आई है या मुसल्लत की गई है, आप अगर देखें तो उसमें स्टेट रिलेटेड जो इश्यूज़ है उससे इस हुकूमत को ना कोई दिलचस्पी है,
ना प्राइम मिनिस्टर को उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ना उनकी टीम में। उनकी टीम में अपोजिशन को लताड़ने वाले बहुत है, उनकी टीम में मीडिया को कंट्रोल करने वाले बहुत है, उनकी टीम में सियासत करने वाले, और सियासी लिहाज से उन्होंने अपोजिशन को काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी कर लिया और हमेशा अपोजिशन को डिफेंसिव पे रखते हैं। लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है कि जो स्टेट के इश्यूज़ को समझते। अब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो वज़ीर ख़ारजा मामलात भी वो जलसों में डिस्कस करना चाहते हैं। एक वो इमरान ख़ान के साथ उनका एक अजीब रिलेशनशिप है, तो वो जिन ख़यालात का इजहार करते हैं तो कभी हीरो बनने के। अब हम्दुल्ला मुहिब का जवाब एक वज़ीर ख़ारजा जाके वो मुल्तान के जलसे में देता है। अमेरिका वो गए थे फ़लस्तीन के मसले पे, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर क़यादत, उधर वापस आके अपने आप को हार पहनाए और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। वो तुर्की का वज़ीर ख़ारजा उधर खामोशी से बैठा है। तो ये इस तरह बातें की जाती है। एक वो मोईद यूसुफ आया हुआ था, वो इन चीज़ों को शायद बेहतर तरीके से समझ सकता था। अब उनको भी वो मीडिया पे लाके और उनको दूसरी तरफ डिफेंसिव पे लाके वो एक अमेरिका के बारे में इतना सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पिछले 15-20 साल अमेरिका और उसके नेटो के इत्तेहादियों की तरफ से पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी मैंने आपको जिस तरह अर्ज़ किया कि ब्लूमबर्ग का एडिटोरियल यही है कि जी ये हमारे साथ जो कुछ हुआ ये पाकिस्तान की वजह से हुआ। अब अकल का तकाजा तो ये था कि इस वक्त थी कि आप दरूनी खाना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अफ़गान हुकूमत या तालिबान के साथ जितनी इंगेजमेंट है वो आप कर सकते हैं बाकी दुनिया के साथ, लेकिन मीडिया पे आके उनकी वकालत करना, उनकी तर्जुमानी करना, एक तरफ आप अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादियों के ज़ख्मों पे नमकपाशी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ख़ुद तालिबान को भी नाराज़ कर रहे हैं। इन लोगों को इतने अफ़गानिस्तान के मामलात का पता नहीं है, क्योंकि तालिबान के सामने इस वक्त सवाल ये है कि वो अपने आप को एक इंडिजिनस फ़ोर्स और ख़ुद मुख्तार फ़ोर्स साबित करें। जब पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म लग के उनकी वकालत करता है तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। अब भाई उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनका वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर ख़ारजा से 1000 गुना ज़्यादा होशियार है, उनके तर्जुमान हमारे तर्जुमानों की बनिस्बत 1000 गुना ज़्यादा अपना केस पेश कर सकते हैं, अपना मीडिया उनके पास है, CIA चीफ आपके उनसे मिलता है। बाकी तो भाई आप कहाँ से उनके चाचे और मामे बनते हैं? तो उसका नुकसान एक तरफ ये होता है और दूसरी तरफ ख़ुद तालिबान भी खुश होने की बजाय नाराज़ होते हैं। जी, मैं साफ़ी साहब, ये जो आपने बात की, मैं वैसे तो मौजू ब्रेक की तरफ जाने से आके चेंज करना चाहती थी, लेकिन मैं इस पे नज़ीर साहब का और अवैस साहब का कमेंट लूँगी एक ब्रेक के बाद। खुश आमदेद। हम बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से जो खबर सामने आई और फिर उसी तनाजुर में ओवरऑल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए अब तक पाकिस्तान का जो बयानिया और इसके ऊपर पॉलिसी रही है। और वैसे साहब, आपने जब ब्रेक से पहले बात की थी कि हमें अपनी लॉबिंग के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब हैं, वाशिंगटन के हलकों में जाने माने जाते हैं। क्या वजह है कि हमारी लॉबिंग बेहतर नहीं हो सकी है इतने वक्तों में, या फिर हम बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स के जर्नलिस्ट को आप ये इंटरव्यू दे रहे हो और उसमें फ़ोन कॉल का जिक्र कर रहे हो और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लिखेगा भी नहीं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हक़ाइक़ को मरोड़ तरोड़ के कर दिया, और आपको क्या ज़रूरत है? मोईद यूसुफ साहब एक बड़े अच्छे इंटेलेक्ट वाले नौजवान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड है, और अमेरिकन जो हल्के हैं उनके अंदर जाना माना नाम है, रिस्पेक्टेड नाम है। उनको क्या ज़रूरत है कि PTI के सियासी रूप धारें और उसके बाद जो है वो अपने ओहदे को की कुर्सी पक्की करें? इनको ज़रूरत नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त क्राइसिस लाइक सिचुएशन में, और जिस तरह साफ़ी साहब बड़े तफसीलन बता रहे थे कि जिस स्ट्रेटजिक हम उसका शिकार हैं, गिरदाब में फंसे हुए हैं, एक तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, और फिर सुपर पावर्स के इंटरेस्ट है, उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो फूक फूक के कदम रखता है और वो ऐसी जबान इस्तेमाल करता है। आपको ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने की, आपको तो पॉलिसी स्टेटमेंट देने चाहिए। और मैं समझता हूँ फ़ोन कॉल दे के मुझे बहुत ज़रा नीचे महसूस हुआ कि आप फ़ोन कॉल की बात कर रहे हैं, उसमें से हेडलाइन निकल रही है, फिर फ़ोन कॉल पे ये हर एक सवाल जवाब कर रहा है,
तो यू शुड बी अवेयर कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस तरह का सवाल पूछेगा, स्पाइसी हेडलाइन निकलेगी, तो ये अगर दूसरे लोग हो तो चलो समझ में आता है। अगर फैजुल हसन चौहान है, उनको अगर ये बात करें तो वो तो एक अलहदा बात है, या लेकिन मैं समझता हूँ कि अफसा एक जो लॉबिंग की बात हो रही है, देखिए एक हर काम एक तरीके से होता है और एक एतमाद से होता है, इदारों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन का होता है। ये तो नहीं होता ना कि चाइनीज, बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, देखिए आप मुझे और आपको, कि डैम के ऊपर एक टेरर अटैक होता है और एक फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट धारता है कि जी वहां पे टेक्निकल फॉल्ट हो गया, गाड़ी गिर गई, मैकेनिकल फॉल्ट हो गया, उसके बाद फिर आता है कि जी अब वहां पे दहशतगर्दी का वाकया था। तो ये लगता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आप इस 21st सेंचुरी के अंदर इस साइबर स्पेस के रेवोल्यूशन में कहाँ रह रहे हैं? सटल तरीके से, एलिगेंट तरीके से अपने मैसेज को करना, भेजना, और सारे इदारों का एक पेज पे होना। ये हम और आप जो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ एक पेज पर है, या जरदारी और बिलावल एक पेज पे, इस पेज पे नहीं, रियासती या स्टेट के जो अफेयर्स हैं उन पर एक पेज में है नहीं। अब जैसे टीटीपी का नजर भी आना चाहिए कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के साथ जी एक प्रपोजल आया है, उस पे हम अब आगे देखेंगे अफसा कि उस पे किस आप सवाल शायद पूछेंगे उस पे, तो उस पे हम कहाँ तक एक पेज पर है, जिस तरह वो बड़े इश्यूज। बिल्कुल, मैं लगारी साहब की तरफ यही बात, मैं आपने बड़ी अहम बात की, मैं ये लेके लगारी साहब मैं चाहूँगी आप इसको एड्रेस करें। हमारे यहाँ डोमेस्टिकली पिछले कुछ वक्त से ये जो सियासत हो रही है उसमें सख्त अल्फाज वालों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ऐसा से बात की ओवैस साहब ने भी। तो यहाँ पर ये जो फॉरेन महाज है हमारा, उसमें हमारे बयानात को ही क्या एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हक़ाइक़ से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और साजिश की जा रही है, या हम मोहतात हो जाएं अगर मज़ीद तो बेहतरी आ सकती है? नहीं, पहली बात यह है कि हमारा तर्ज अमल ये रहा है, हम कोई मिच्योर डिप्लोमेटिक स्टेटमैनशिप के साथ हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं होता है। हम एक कॉलोनियल उसमें रहते हैं, माइंड सेट के साथ रहते हैं, और हम किराए के खिदमत गुजार के तौर पर काम करते हैं और उसको अपनी फतवात में शामिल करते हैं कि जनाब हम तो 2 सुपर पावर को शिकस्त दे चुके हैं, और ये नैरेटिव बयान किया जा रहा होता है अंडर द बिटवीन द लाइन। ये इस तरह का मैसेज दिया जाता है, जनाब एक सुपर पावर थी जिसको हमने फना कर दिया, दूसरी सुपर पावर थी हमने उसको झुका दिया। भाई खुदा के वास्ते यार, आप हैं क्या? और आप अपनी हैसियत में रहें, आप अपने जो आपका जितना आपका कमीज़ है, जितने आपके कपड़े हैं, जितने आपका अपना जो लिबास है उसी के अंदर रहें। आप किस तरह से आप दुनिया को क्या समझ रहे हैं, और दुनिया ये आपके लिए है क्या चीज़? आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए तो कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। जैसे अभी बात की थी हमारे अवैस ने पिछली गुफ्तगू में, अवैस कह रहे थे कि जनाब आपने बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को और गिलगित बल्तिस्तान को, दीगर इलाकों को, शायद साहब कह रहे थे कि आपने उनको क्या दिया, फाटा वालों को। अच्छा, आप अपने लोगों के साथ इस तरह से रहमदिली से नहीं करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं हमारे 70,000 आदमी मारे गए, और दूसरी तरफ आप उन 70,000 लाशों को सामने रखकर कहते हैं कि जिन लोगों ने ये मारा और अल्लाह मारा, हमारे स्कूल के बच्चों को मारा, हमारे शहरों में जाकर मारा, हमारे ग्रेजन पर, छावनियों पर, GHQ पर अटैक किए, और जो लोग अटैक करने थे हम इनको जो है इसके लिए आम माफी आपने बंगालियों को क्यों नहीं दी थी? बंगाल ने कोई इतना बड़ा जुर्म किया था? आखिर दिन तक शेख मुजीबुर रहमान अपनी एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ जाहिर करता रहा, आपने उनको तो आम माफी नहीं दी थी। आपने, वो तो हेनरी किसिंजर कहता है कि याह्या खान ने हमसे कह दिया था कि भाई हम वहां से विड्रॉ हो जाएंगे, हम चले जाएंगे वहां से, तो आप चले जाने का तय कर चुके थे, तो फिर ये ऑपरेशन ये क्या चीज थी? बलूचिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, उनको माफी नहीं देते हैं आप सिंध में ऑपरेशन हुआ, आप जो 80s का ऑपरेशन है उसको भूल सकते हैं? एक गांव में 57 लाशें, 58 लाशें, एक मिनट के हिसाब से एक लाश पड़ी होती थी। आप जाकर देखें अब तक वहां पर लोग किस हालत में हैं, काजी अहमद में, मेहर में, जोही में, दादू में, इन लोगों में। आपने अपने लोगों को माफी नहीं दी। जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनकी आपने आइडेंटिटी भी तस्लीम नहीं की, उनकी हैसियत भी तस्लीम नहीं की, उनको आपने, उनके लिए आपको जमहूरियत भी नहीं चाहिए, उनके लिए तो बस जो दूसरे हैं उनके लिए आपको सब कुछ चाहिए। जो आपके अजीज दूसरे हैं उनके साथ तो आप बहुत हमदर्दाना रवैया रखते हैं, जो उनके साथ तो आप तो अपना सब कुछ माफ कर देने को तैयार है, सब कुछ। ये कौन सा स्टेट नैरेटिव है? पाकिस्तान की एक तारीखी हैसियत भी है,
जोग्राफियाई हैसियत के साथ साथ। आप ना तो जोग्राफिया को ऑन करते हैं, ना पाकिस्तान की तारीख को ऑन करते हैं, और पाकिस्तान की तारीख को वहां से जोड़ते हैं जहां आपकी कॉलोनियल आपकी हैसियत हुई थी, और उसको अपने सिलेबस में भी यही पढ़ाते हैं कि जब से हम कॉलोनी बने थे तब से हम खिदमत गुजार चले आए। कथा कलामी की माजरत, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने नज़ीर साहब। जब बिल्कुल ये जो बात आप कह रहे हैं, हम ब्रेक जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम साफ़ी साहब से इस बारे में पूछेंगे कि ये बयान तो ठीक है, अब सियासी साइड इसकी मैं इस पर बात करूंगी। बिलावल भुट्टो ने भी इस पर तनकीद की। कल हमारे प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी माफ़ी की जो बात थी, उन्होंने कहा कौमी क़यादत को तो एतमाद में लिया करें इस तरह की बातों से पहले। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद बात हो रही है मुख्तलिफ जो हमारे मामलात हैं पाकिस्तानी पॉलिसी के हवाले से, उन पर मैं साफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी क्विकली इस पे कमेंट लेने के लिए कि इलेक्शन के हवाले से मामलात हों, EVM का मामला हो, इस्लाहात का, या PMDA जो मीडिया के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से कानून आ रहा था, या फिर अब ये आम माफ़ी वाली बात हो, क्या वजह है कि इस हुकूमत को इस बात का इदराक नहीं है कि ये जो इतने अहम नौयत के फैसले होते हैं उस पर तमाम फरीकैन को ऑन बोर्ड लेना होता है, उसके बाद इस बारे में बात की जाती है। PMDA के मामले के ऊपर भी ये देखा कि सजेशंस दे दी गई, कॉन्सेप्ट पेपर फ्लोट कर दिया गया, सब सरापा एहतजाज हुए तो हुकूमत ने बदल लिया अपना मौक़िफ़। देखिए, इस हुकूमत का आलमिया ये है कि ये ना उस तरीके से आई है जिस तरीके से हुकूमतें आया करती हैं, और ना उस तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से हुकूमतें चला करती हैं। मसलन देखिए, उस ख़राब हुकूमत में भी जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया जा रहा था तो उससे पहले अपोजिशन की तमाम जमातों को एतमाद में लिया गया था, इंक्लूडिंग इमरान ख़ान साहब। अब देखें, मैं ख़ुद सबसे पहले शायद ये तालिबान के अफ़गानिस्तान में पेशकदमी के बाद ये आम माफ़ी की तजवीज़ मैंने अपने कालम में दी थी और मेरे अपने उसके दलाइल हैं। लेकिन इस हुकूमत का आलमिया ये है कि ये अगर सही काम भी करती है तो उसको गलत तरीके से गलत वक्त पे, अभी भाई आपने उसके लिए कोई होमवर्क नहीं किया, अपोजिशन से मशवरा नहीं किया, कोई ग्राउंड पे वर्क नहीं किया है, और नंबर बनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी और आरिफ अलवी ने वो तजवीज़ फ्लोट कर दी। तो अब मसलन आप देखें, सबसे बड़ा एक तो फुक़दान कोऑर्डिनेशन का भी है। ये अभी मैं तो क्रिकेट से फिर कहूँगा कि ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। आप देखें, मुझे अभी जो चीज़ लग रही है कि 20 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान ने ट्वीट किया और उसमें कहा कि जी मेरी इत्तलात ये है कि दाइश ने प्रोग्राम बनाया हुआ है और न्यूजीलैंड की टीम को अटैक किया जाएगा। 21 अगस्त को उस पे हिंदुस्तान का जो एक हफ्तरोज़ा है संडे गार्डियन लाइव, उन्होंने उसकी बुनियाद पे स्टोरी कर ली और अभिनंदन मिश्रा ने उसको रिपोर्ट किया उसमें, और उसमें न्यूजीलैंड की टीम को उसका हवाला दे के श्रीलंकन टीम पे और उनको एक लिहाज से ये मशवरा दिया। अब एहसानुल्लाह एहसान के एक ट्वीट को बुनियाद बना के एहसानुल्लाह एहसान कि जो इस वक्त पाकिस्तानी रियासती इदारों की तहवील से भाग चुके हैं, निकल चुके हैं, उनकी ट्वीट पे उसको बुनियाद बनाया गया। आप मुझे बताएं, इस हुकूमत में कोई ऐसा मेकनिज़म है कि जिन्होंने इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया होगा और उसके लिए आपने बनाया था उसके लिए नेक्टा। अब नेक्टा क्या है? वो जिन पुलिस अफसरान को कुड्डे लाइन लगाना हो तो उनका एक वो बन गया है। अब नेक्टा के होते हुए एक दूसरा इदारा बन गया जिसको ISI लीड कर रहा है। अब जब वो इदारा आपने बना दिया और उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी है तो फिर नेक्टा की क्या ज़रूरत है? इसको ख़त्म कर लें। अच्छा, जब उधर ISI की सरबराही में वो इदारा बन गया तो इधर आज़म खान साहब और इमरान खान साहब ने पैरेलल ब्यूरोक्रेसी का एक और इदारा बना दिया, NCMIC। अब यही जो एक काम है, मसलन मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ हो चुकी थी कि 20 अगस्त को वो हुआ, 21 अगस्त को ये हुआ, तो फिर इनको चाहिए था। इसी तरह एक लेटर भी पंजाब पुलिस का RPO अब पिंडी को आया हुआ है, उसमें दोनों चीज़ों को मिक्स किया गया है। ये भी कहा गया है कि हज़रत इमाम हुसैन के चैलम पे भी ख़तरा है और श्रीलंकन टीम को ये जो इस हुकूमत में न कोऑर्डिनेशन अपोजिशन के साथ तो दूर की बात है, आपस के इदारों का अगर कोई कोऑर्डिनेशन होता तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस या क्रिकेट बोर्ड उनके खदशात को दूर कर लेता। तो ये उस तरीके से चल नहीं रही है जिस तरह हुकूमतें चला करती है। ये खुद ही एडवाइजरी जारी हुई, यकीनन ये इस वक्त मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही है, और फिर आज वज़ीर दाखिला के कह देना किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं था और अलर्ट नहीं था, ये भी यकीनन बहुत बड़ा तजाद है। अवैस साहब,
ये जो स्ट्रेटजी है हुकूमत की, ये हमें एक मुनज़्ज़म तरीका नज़र आता है कि पहले ही आके रिजेक्ट कर दिया जाए सब बातों को, अपना जो आइडिया या जो कानून साजी करना चाह रहे हैं उसको ग्लोरीफाई करके बयान किया जाए और जो अपोज करें उनको बातें सुनाई जाएं। ये किसी तौर फ़ायदा मंद भी हो सकती है अगर ये स्ट्रेटजी के वो काम इस तहत कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, इलेक्शन रिफॉर्म्स का भी तरफ मामला जाते हुए नहीं नज़र आ रहे, हुकूमत की मंशा के मुताबिक EVM का भी नहीं नज़र आ रहा और दीगर। नहीं, जाहिर बात है, एक बुजुर्ग हमारे बचपन में कह देते हैं कि बारिश से पहले घड़े नहीं फोड़ने चाहिए। ये तो इनके घड़े तैयार रहते हैं, ये पहले ही पानी के बगैर वो फोड़ते रहते हैं। फवाद चौधरी साहब को आइडिया आया PMDA का, फिर फारूक हबीब साहब रेस्क्यू पे आए, अब वो थोड़ा पीछे हटे हैं। इससे पहले कई सारे ऐसे मामलात हो गए जिसके अंदर इनका हमने देखा है कि आप जब उस पर खड़े नहीं हो सकते तो मुस्तकबिल के अंदर जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट आप लेकर आएंगे उस पर शक व शुबात होंगे, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगी, और अपोजिशन को अगर आप एतमाद में नहीं लेंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे, स्टैंडिंग कमेटी में मामला नहीं लाएंगे, बिल की सूरत में नहीं लाएंगे, तो फिर वो मामला खड़ा कहाँ से होगा। अब आप देख लीजिए कि नैब के चेयरमैन को तौसी देने की बात कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो कह रहे हैं कि जी आप करप्ट हैं। ये ऐसे हुकूमतें चलती हैं। नैब के चेयरमैन की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस हो गई, नवाज शरीफ भी बाहर है, जरदारी भी बाहर है, कौन सा ऐसा केस हुआ है जिसकी जगह सही नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। नैब की ऐसे कौन से तमगे हासिल किए नैब के चेयरमैन ने जो जिनकी बुनियाद पर उसकी तौसीक की अभी तक अब सर्कुलेशन हो रही है बात। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये इमेच्योरिश बात होती है, और ऐसी रियासत में अफसा जहाँ पे हर इशू की एक हसासियत है और पूरा ग्लोबल माइक्रोस्कोप में आपको रखा हुआ है, उसके अंदर आपको कदम फूंक के रखने चाहिए और एक जिम्मेदार रियासत, जिम्मेदार हुकूमत की तरह एक्ट करना चाहिए, ना कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मैं कोई कमेंट कभी इसी पे लेना चाहूंगी नज़ीर साहब, लेकिन ऑपोजिशन भी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तंग नहीं कर देती हुकूमत को। EVM की मशीनें देखी नहीं, रिजेक्ट कर दी ऑपोजिशन ने, ज्यादा टफ टाइम नहीं मिल जाता हुकूमत को? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी मामले पर ये जैसे तजवीज़ आई है और जैसे पहले होता रहा है, ये नहीं कर सकते हैं कि एक पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। जब ये सब कुछ करने जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ये इंतखाबी इस्लाहात भी कर रहे हैं, तो क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल पार्टीज स्टेक होल्डर्स हैं, अब अपनी मशीनें लेकर आकर बैठ गए, जी हम अपनी मशीनें लेकर बैठ गए हैं, अब लाइए इसके हिसाब से हम इलेक्शन कराते हैं भाई। यानी आपके पास कौन सा ऐसा जादुई चिराग आ गया है जो इसको इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करेगा? इसके ऊपर जो शकों को शुबात जाहिर किए जा रहे हैं, पहले आपने कंसल्टेशन का कोई मरहला किया है, किसी मरहले से गुजरे हैं, किसी के साथ बैठकर बात की है? क्या अपोजिशन को आपने इतनी इज्जत दी है कि जनाब आएँ और बैठें और हम बैठकर बात करते हैं? क्या आपने किसी को एक लेटर लिखा था एक शहबाज शरीफ साहब को, और उसके बाद खत्तो किताबत का क्या मरहला हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन ये उस तरफ को जाना ही नहीं चाहते हैं। ये बाजीचे अतफाल समझा हुआ है। मोहतरमा को हमने देखा कल सब मीडिया के सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा था, किसी इदारे को विजिट करते हुए फरमान जारी हो रहे थे, ऐसा कर लो, यूं कर लो, इस तरह के टारगेट दिए जा रहे थे जिनका कोई काम ही नहीं है। अरे ये काम हो सकता है? मेरे पास नज़ीर साहब वक्त खत्म हो गया, कता कलामी की आपसे माजरत। बड़े ये आम साहब लोगों की तरफ से आए सामने, और यकीनन ये हमें जो हालात वाक़यात रीसेंट हैं उसमें नज़र भी आता है कि हुकूमत को फ़ायदा नहीं हो रहा है इस पॉलिसी का। तो देखते आने वाले दिनों में कंसल्ट किया जाता है, खासकर अहम पॉलिसी के जो मामलात होते हैं खारजा पॉलिसी के, उस पर या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब, नज़ीर लगारी साहब और उवैस तौहीद साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।